चलो हम स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे जब आएंगे। जो हमने कल पढ़ा था वो सारा आपका इकोनॉमिक सर्वे का था, प्लस एग्रीकल्चर से मैंने जो भी आपके एड ऑन अपडेट किया था वो सारा आपका कल हमने पढ़ लिया। अब जो हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सारा आपके बुक्स से रिलेटेड है, जो भी आपके बुक्स आपकी जितनी भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड बुक्स है और गूगल से जो सर्च कर करके हमने बना रखे हैं उनके नोट्स है ये। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ही बोल रही हूँ मैं अभी रुदाली मैम की तरह, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये आपकी बुक का पार्ट है। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर ऐसे पढ़ा है कि आपके जो भी हिमाचल की बुक्स है उसको कंपेयर करके विद आपके इकोनॉमिक सर्वे अपडेट करके। तो आज वाला पार्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट हम कल कर चुके हैं, सारा फैक्चुअल है, एज इट इज याद कर लेना है। अब जो हम पढ़ेंगे ये सारा आपका बुक से मैंने डाटा ऐड ऑन करके लिख रखा है। सबसे पहले 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 68.5 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है 68.5 लाख। 2011 का सेंसस भी हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक अगर सेंसस से क्वेश्चन आए हैं तो 2011 वाले से आए हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंट सेंसस है वो अपडेट मतलब हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, आपका 2024 चल पड़ा, 2011 के बाद 10 इयर्स के बाद सेंसस आता है, बट कोरोना वायरस के टाइम में और क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन करने की बात की जा रही थी, मतलब पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर करने की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी तक हम जब भी पढ़ेंगे आपको एग्जाम में 2011 का ही सेंसस पढ़ना है, इंडिया लेवल का भी और अभी हिमाचल का भी। तो हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 68.5 लाख है। ठीक है, अब रेनफेड मैंने कल भी पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपकी मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है। हमने कल पढ़ी थी एवरेज रेनफॉल, आज रेनफेड। हिमाचल प्रदेश में जब भी एग्रीकल्चर होता है, मतलब एग्रीकल्चर जो है उसका जो 81.5% है वो आपका रेन पे डिपेंड है। मतलब बारिश पे आपका 81.5% एरिया जो है वो एग्रीकल्चर का डिपेंड है। एरिया नहीं, सॉरी, मतलब कि आपकी जो एग्रीकल्चर है वो आपके मॉनसून पे डिपेंड है हिमाचल प्रदेश में भी। और कितना रेनफेड पे डिपेंड है? 81.5%। बहुत सा आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी है जिसके लिए पानी जरूरी होता है और बहुत कम ऐसी क्रॉप है जिसके लिए पानी जरूरी नहीं होता या कम अमाउंट की जरूरत होती है। तो हिमाचल प्रदेश में भी कितना परसेंट एरिया आपका रेनफेड है? 81.5%। याद रखना है ये पॉइंट, 81.5%। अब फार्मर के दो ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में फार्मर्स को ट्रेनिंग जहां दी जाती है दो सेंटर्स में, तो वो जो सेंटर्स है पब्लिक के अंडर वो है मशोबरा, शिमला में जो सुंदरनगर मंडी। तो याद रखना है मशोबरा एंड सुंदरनगर में आपके टू फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, फैक्चुअल है, एज इट इज याद कर लो, वन लाइनर्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एचपी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट। मार्केटिंग करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक लेजिस्लेशन निकाली हुई है। ईयर याद रखने जरूरी है, जो भी आपके हम एक्ट्स पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड उनके ईयर याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए उसमें ना कई कई बार एक्ट्स के विद ईयर पूछ रखे हैं और ईयर जो है वो चेंज करके पूछ लेते हैं करेक्ट इनकरेक्ट में। तो जो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है वो है आपका 2005 में लेजिस्लेट हुआ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, 2005। सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, ज्यादा हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है कि आप इसके वो रिकमेंडेशंस क्या है या इसके भी फीचर्स क्या है, बस आपको इतना याद रखना है जो ये प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है वो 2005 का है हिमाचल का। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बारी एग्जाम्स में देख लिया है, ये सेक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट। आप सभी को पता है कि मैक्सिमम जो हिमाचल प्रदेश में जगह है वो बाहर के लोग यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते हैं, सभी को पता है। हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोग जो है वो यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते हैं, और अगर किसी ने लेनी है तो आपके लिए बहुत ही उसके लिए तामझाम है, मिनिस्ट्रीज वगैरह सबसे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो वो जो कौन से सेक्शन में वो मेंशन्ड है कि जो लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी से रिलेटेड एक्ट्स है, परचेजिंग लैंड इन स्टेट टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। अगर किसी इंसान ने नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यहाँ पे लैंड लेनी है तो वो कौन से सेक्शन
इस टेनेंसी एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर ले सकता है? सेक्शन 118। ये क्वेश्चन इतनी बारी एग्जाम्स में पूछ लिया है कि मतलब अब रिपीटेशन होएगी तो अगर गलत हुआ, क्योंकि मैं ये गलत करके आई थी। एक बार ये पेपर में आया, हमने सोचा कि देख लिया, आंसर की चेक की और मतलब मार्क नहीं किए। जो इनकरेक्ट मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने करेक्ट मार्क ही नहीं किए, मतलब देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि चलो हो गया, नेक्स्ट टाइम पेपर में नहीं आएगा। लेकिन ये एक बार एचएस में आया था, फिर थोड़े टाइम बाद एलाइड हुआ, या पता नहीं पहले एलाइड हुआ था, एलाइड में क्वेश्चन हुआ, थोड़े टाइम बाद एचएस हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया। फिर वहां पेपर में देख कैसे लगा कि हाय, अगर पहले आंसर की चेक करके अपने क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट थे वो अपडेट कर लिए होते तो काश ये आंसर सही हो जाता। तो याद रखना, आप जब भी आप कोई एग्जाम देते हो तो जब आप आंसर की चेक करते हो उसको साथ साथ टैली करके लिख लेना। सभी लिखते हैं मैक्सिमम, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है जब इकट्ठे इकट्ठे पेपर होते हैं तो बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं कि यार कोई नहीं, रहने दो, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 118। इसके अंडर जो है वो लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट के अंडर ये बोला गया है कि बाहर का इंसान जो है वो हिमाचल में अगर लैंड बाय करना चाहता है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए तो लैंड बाय कर ही नहीं सकते, नॉन एग्रीकल्चर, किसी ने फ्लैट लेना है, किसी ने जमीन चीज रहने के लिए जगह लेनी है, तो उसके लिए जो है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लैंड खरीद सकते हैं, वो कौन से सेक्शन के अंडर आती है? 118, हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म्स एंड टेनेंसी एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने सब कुछ पढ़ लिया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कितने आपके ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है। मेरे को बताओ एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जो है, एवरेज लैंड जो है वो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स के अंदर कितनी है? एवरेज 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 जो थी वो कम होगी सबसे, याद रखना। एवरेज का मतलब होता है टोटल की, अगर हम देख रहे हैं जीरो, 0.95। हाँ, यहीं से समझ आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में 9.44 लाख लिख रखा है ना, तो इसको देख के ही ध्यान आ जाता है कि एवरेज तो इतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती, फिर तो पता नहीं कितना ही हिमाचल प्रदेश कितनी बड़ी वो होगी, स्टेट होगी कि इसमें लैंड इतनी है। तो याद रखना जो एवरेज लैंड होल्डिंग्स है वो इतनी है, और ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कितनी है इन टोटल? हाँ, लाख। ठीक है, हाँ लैक्स। तो ये से ये थोड़ा थोड़ा डाटा जितना रिवाइज करोगे याद रहेगा, बार बार रिवाइज करते रहोगे याद हो जाएगा। अच्छा, और भी पूछती हूँ, रुको। एवरेज रेनफॉल जो हिमाचल प्रदेश में होती है, फर्स्ट 4 डिस्ट्रिक्ट्स बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिसमें सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी है? देन, देन, एंड देन, हाँ ये चारों याद रखनी है, KCSM ऐसे ही याद कर लो, या अगर याद सिंपल है, याद रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55673। ठीक है, और इसमें से कितना एरिया है आपका जो आपके इसके अंडर है, एग्रीकल्चर के अंडर है? हाँ, नेट सोन एरिया। हाँ ठीक है, और आपकी जो एग्रीकल्चर और एलाइड है, इसमें वर्कफोर्स कितनी आपकी पार्टिसिपेट, मतलब कितने लोग जो है वो इसके अंदर अपना लाइवलीहुड वर्कफोर्स काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज? 58.71। हाँ, 75 नहीं, 71 याद रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, 72, 73, 74, 75। छोटी छोटी एरर्स जो है वो मिस्टेक नहीं करनी है, रटने वाला है रटना है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप्स लगती है? ऐसे तो बहुत सारी लगती है, बट हम मेन पढ़ेंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश की कोई ना कोई रैंकिंग है या टॉप में आती है। और हम यहाँ पे वेराइटीज भी देखेंगे, आपकी जो जो आपकी क्रॉप्स की वेराइटीज है। तो मेज, मक्की जो होती है उसके में अगर हम देखें, उसकी रैंकिंग देखें, तो हिमाचल प्रदेश है वो 5th रैंक पे आती है। कौन से रैंक पे आती है? 5th रैंक पे। उससे ऊपर कौन सी आती है? यूपी। ठीक है, अब अपडेट कर लेना कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी स्टेट आती है मेज में, कौन सी आती है? इंडिया में मेज की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका।
5th नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। देखो अब अगर अपडेट हुआ होगा तो पता नहीं, बट मुझे इतना पता है कि एग्जाम्स में जो है ये वाला डाटा आपकी बुक से उठाया गया है। ठीक है, अपडेट हुआ है। एचपी अब ऐसा नहीं है कि उस टाइम से लेके अभी तक एचपी जो है वो 5th रैंक पे है या उससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बट क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो आपकी जो बुक्स है उसमें से आ रखा है, वहां पे ये स्टेटमेंट लिख रखी है कि हिमाचल प्रदेश है वो 5th नंबर पे है मेंस की रैंकिंग में, किसके बाद? यूपी के बाद। ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। अभी हम देखते हैं क्या आया था क्वेश्चन, नेक्स्ट में बताती हूँ मैं स्लाइड में, कि जो मेज है वो आपके हिमाचल प्रदेश में 5th नंबर पे है। ठीक है, आपकी स्टेट्स की उसमें रैंकिंग में, लेकिन किसके बाद है? यूपी के बाद। ये याद रखना, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही रखना। नीचे मैंने वेराइटीज लिख रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी ना वेराइटीज आजकल पूछ रहे हैं, ऊपर नाम दे रखेगा और बोलेंगे किस चीज की वैरायटी है। सिर्फ एचएएस में नहीं, आपके आईएएस यूपीएससी के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वैरायटीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। कोई भी आपकी न्यूज में है किसी चीज की वैरायटी, या कोई डिजीज है, अगर किसी के ऊपर कोई, जैसे पोटैटो की एक डिजीज है, नीम की एक डिजीज है, डिजीज ब्लाइट करके एक डिजीज आई है आजकल, वो नोन है, न्यूज में है। तो ऐसी आपको डिजीजेस भी याद रखनी है कि कोई अगर किसी क्रॉप में कोई डिजीज लग रही है तो उसका भी ध्यान रखना है नाम, करंट अफेयर्स के लिए। तो यहाँ पे हिम 123 गंगा विजय, वैरायटी हिम 123 गंगा और विजय, ये आपकी मेज की वैरायटी है। ठीक है, तो हिम गंगा विजय जो है ये तीनों किसकी वैरायटी है? मेज की वैरायटी है। वीट, वीट की वैरायटी दे रखी है, प्रोडक्शन एंड या सच कुछ नहीं देखा, रैंकिंग नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, तो आपको मेज का याद रखना है कि मेज 5th नंबर पे है। वीट की वैरायटीज दे रखी है, कल्याण सोना, सोनालिका, HP W155, यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लेना, HP W155, ऊपर HIM है, हिम, ये HP W है, W से याद कर लो आपका वीट, और ऊपर हो गया मेज। ठीक है, ओमकरेश्वर, ये वाला याद कर लेना, ओमकरेश्वर। तो ओमकरेश्वर ये किसकी वेराइटी है? वीट की। ऐसे तो बहुत सारी वेराइटी है, बट क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बुक से डाटा उठा के ये लोग पूछ रहे हैं वेराइटीज, तो आपको इसलिए मैंने मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट है पोटैटो, हमने कल भी पढ़ा था, सीड पोटैटो में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर है? हाँ, तो एज अगर हम इन टोटल देखें स्टेट्स में रैंकिंग, तो आपकी जो पोटैटो है वो 10th रैंक पे है। हिमाचल प्रदेश जो है उसके जो पोटैटो है वो आपकी इन ओवरऑल इंडिया जो है वो 10th रैंक पे है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कौन से रैंक में आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज? 10th रैंक पे। अब ध्यान से देखना इनकी वेराइटीज, वेराइटीज है अप टू डेट, क्रैग डिफियांस, चंद्रमुखी, अलंकार, कुफरी हिमसोना, कुफरी सूर्या, कुफरी उरन। जहां पे कुफरी लिख रखा है ये तो सबको याद ही रह जाएगा कि पोटैटो से रिलेटेड है। अब ऊपर जो अप टू डेट, करियांग डी फियांस, चंद्रमुखी और अलंकार, ये याद करना है किसकी वैरायटी है? पोटैटो की। ठीक है, और जो हमारे अप टू डेट, करैंग डिफाइंस, कराइंग, CRAIGEDEFIANCE, प्रोनाउंसिएशन तो पता ही नहीं, करियांगे डिफाइंस, यार है तो इंग्लिश का वर्ड है, इसको अपना, हाँ जैसे भी, चंद्रमुखी, अलंकार। तो इस ओमकरेश्वर को ध्यान रखना, ये वीट की वैरायटी है, और चंद्रमुखी जो है वो आपकी पोटैटो की वैरायटी है। दो तीन और वैरायटी है, मैग्नम, बोनम और सठू, ये भी पोटैटो की वैरायटी है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए पोटैटो की वैरायटी याद कर लेना ढंग से, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके पूछने के कि इन सब के नाम में से किसी एक का नाम दे देंगे, वो बोलेंगे किसकी वैरायटी है। तो अप टू डेट, डिफियांस, चंद्रमुखी, अलंकार, कुफरी हिंसोना, कुफरी सूर्य, कुफरी अरुण, मैग्नम, बोनम और सट्ठू, ये सबकी किसकी वैरायटी है? पोटैटो की। और हिमाचल प्रदेश के जो पोटैटोज है वो 10th रैंक पे आते हैं आपके ओवरऑल इंडिया में प्रोडक्शन में। और शिमला जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पे अमंग डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे सीड पोटैटो सबसे ज्यादा होते हैं।
ठीक है, तो जब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हिमाचल प्रदेश के बीच की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपके सीड पोटैटोज कहाँ होते हैं? शिमला में। और ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 10th रैंक पे है पोटैटोज की प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे एक मेरे से वर्ड मिस हो गया है, सिरमौर। या हिमाचल प्रदेश तो है ही है, जिंजर जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ उगती है? हाँ, तो सिर आपका हिमाचल प्रदेश है वो केरला के बाद आता है जिंजर प्रोडक्शन में। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, इसीलिए मैंने ऊपर भी करा दिया आपको कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 5th रैंक आता है मेज की प्रोडक्शन में आफ्टर। नहीं नहीं नहीं, मेज यूपी। हाँ, कर्नाटक तो सबसे टॉप प्रोडक्शन स्टेट है उसकी मेज की। तो जिंजर में हिमाचल प्रदेश जो है वो रैंक उसका किसके बाद है? केरला के बाद है। रैंक नहीं दे रखा, पर ये दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश में जो जिंजर की प्रोडक्शन है वो किसके बाद आती है? केरला के बाद। और इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे कौन आपका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है जिंजर? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। मैम नहीं, हम भी ऐसे ही करके जाते थे। हम आपको यही बता रहे हैं कि ये जो डाटा है ना, जहाँ पे ये मैंने लिख रखा है, ये बुक से लिख रखा है। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो जो ये क्वेश्चंस है ये बुक से ही उठाए गए हैं, अपडेट नहीं किए हैं। अपडेट जो इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिखेगा वो ही आएगा। अगर इकोनॉमिक सर्वे में इसका कोई पॉइंट मेंशन हुआ ना तो मैंने वहीं से आपके लिंक करके लिख दिया है। हाँ, पहले से ही मैंने ही ऐसे एग्रीकल्चर जो है आपकी बुक्स और आपके इकोनॉमिक सर्वे को कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ, मैंने खुद अपडेट किया है। अगर कहीं पे इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर चैप्टर में मेंशन हुआ मेज, या जैसे मैंने आपको मेज और वीट की प्रोडक्शन पढ़ाई ना कि इतने परसेंट मेज लगता है और इतने परसेंट वीट लगता है, सिर्फ वो ऐड ऑन हुआ है। अगर वहां पे लिख रखा होता है ऐसा कुछ तो मैं डाल देती। इसका मतलब जो आपको ये डाटा है अगर एग्जाम में आया तो आपको बुक्स वाला ही लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल ही क्वेश्चन आया है। क्योंकि अब बुक्स जो है वो तो अब मेरे ख्याल से 10-15 साल पुरानी है, बट डाटा अपडेट नहीं किया गया है तो उसको एज इट इज ही लिखना है। क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ना अभी आपको केरला वाला, ये 2 इयर्स बैक का क्वेश्चन है, मतलब 2 साल पहले का क्वेश्चन है। तो अगर वो डाल रहे हैं पेपर में वो खुद ही अपडेटेड नहीं देख रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसा है, कुछ कुछ बीच में एचएस वाले कर देते हैं ऐसे। पर चलो, जो है हमको पता है, हमने दे रखे हैं एग्जाम्स, तो हम उनको वही चीज आपको बता रहे हैं कि जो अपडेटेड है वो हमने अपडेट कर दिया है। बाकी आप नोट्स में से ऐसा जैसा है वैसे पढ़ लो। हाँ, नई कोई आपकी वैरायटी ऐड ऑन होगी तो हम करंट अफेयर्स रोज देखते ही है हिमाचल के, हम वहां पे ऐड ऑन करके आपको उसी दिन बता दिया करेंगे, ठीक है। अब ये वैरायटीज ध्यान से सुनना। ब्रिंजल, अर्का केशव, अर्का निधि। केशव और निधि नाम याद कर लो, किसकी वैरायटी है? ब्रिंजल की। कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पलम उपहार। कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पलम उपहार, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रोकली की वैरायटी है समृद्धि और DBBBI। समृद्धि और DBBI, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मशरूम, सभी को पता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मशरूम सिटी बोलते हैं? सोलन, सोलन, सोलन। सोलन को मशरूम सिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मशरूम की प्रोडक्शन की जाती है। तो यहाँ पे सोलन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो ये है कि 1977 में आपका जो FAO और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनकी असिस्टेंस में जो है वो सोलन में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था मशरूम की प्रोडक्शन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मशरूम की प्रोडक्शन के लिए जो है FAO ऑर्गेनाइजेशन है, ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इन लोगों ने इनकी मदद से जो है वो 1977 में आपके सोलन में मशरूम की प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट, पालमपुर में भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ठीक है। पालमपुर में भी आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो है इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब इंडिया ने किसकी मदद से मशरूम की डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? डच। वेरी इंपॉर्टेंट, पालमपुर कौन से ईयर में? 1985। अब डच जो है वो कौन सी कंट्री को बोलते हैं?
मतलब डच के लोग, अगर यहाँ पे डच, हाँ नीदरलैंड्स, तो याद रखना ये इंडिया ने विद नीदरलैंड्स की कॉपरेशन से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है पालमपुर में, तो याद रखना है। ऊपर वाला जो सोलन में वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की असिस्टेंस से, और नीचे वाला जो है वो किसकी, डच की, उससे। ये एफएओ का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से सोलन डिस्ट्रिक्ट में 1977 में आपके ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अब ध्यान से सुनना, इंटरव्यूज के लिए ऐसा ही होता है, जैसे मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे से इस डिस्ट्रिक्ट पे रिलेटेड जो चंबा, कांगड़ा, तो याद रखना आपने तैयारी तो करनी है, साथ साथ आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जो है, अपनी डिस्ट्रिक्ट की पूरी पूरी नॉलेज रखना इंटरव्यूज के लिए। तो आप जब भी पढ़ो, जब भी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊं या मंदिर पढ़ाऊं, अगर आपको वहां पे कोई चंबा या कांगड़ा या सोलन से रिलेटेड कोई चीज दिख रही है, तो उसको नोट मेक श्योर कर लो कि वो तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैक्स। फ्लैक्स सीड सबको पता है क्या होते हैं? अलसी, हाँ अलसी है ना, फ्लैक्सीड, अलसी। तो ये ध्यान रखना है, इसकी वेराइटीज जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ बार बार, वेराइटीज वेराइटीज वेराइटीज, बहुत बारी पेपर में वेराइटीज पूछी गई है, और क्योंकि देखो नाम कैसे कैसे है, तो ये कंफ्यूजिंग है। अभी हमने ऊपर पढ़ा केशव और निधि, ये किसकी वेराइटीज थी? ब्रिंजल, हाँ। और पलम उपहार किसकी थी? हाँ, इन ये होगी आपकी कॉलीफ्लावर की, ठीक है। तो ऐसे ही याद करनी है ये, ठीक है। अब फ्लैक्स की जो वेराइटीज है वो है जीवन, नगरकोट, अयोगी और बलिंका और अरियाना। बलिंका और अरियाना फ्लैक्स की वेराइटीज है, ठीक है। जीवन, नगरकोट, अयोगी, बलिंका एंड अरियाना, ठीक है। अलसी सबको पता है ना क्या होती है? फ्लैक्स सीड, हाँ बस ठीक है फिर, ठीक है। तो ये फ्लैक्स सीड जो है हिमाचल प्रदेश में इसकी प्रोडक्शन है। तो जो यहाँ पे टू एग्जॉटिक वेराइटीज लिखा है, ये स्टेटमेंट याद कर लेना। जहां जहां मैं बोल रही हूँ ना कि टू एग्जॉटिक वेराइटीज, इससे याद रह जाएगा आपको फ्लैक्स की। पूरी करेक्ट इनकरेक्ट में स्टेटमेंट्स ऐसे ही डाल देते हैं। एक सबसे अच्छी बात और अजीब बात मेरे को हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की यही लगी, कि वो लोग ना डाटा और जो वो लोग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक भी कुछ है, ये नहीं देखते हैं। वो सिर्फ पूरी की पूरी लाइन उठा के पेपरों में डाल रहे हैं। कई कई बारी तो हमारे को ना बीच बीच में हंसी भी आ जाती थी पेपर देख के। जैसे एक क्वेश्चन आया था, किसी ग्लेशियर पे आया था, तो आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे ऐसे लिखा होगा कि रग्ड ग्लेशियर्स। रग्ड का मतलब होता है ऐसे घिसे घिसे, जहां पे कोई पत्थर पत्थर है ना, पेड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे वैलीज है, ग्लेशियर्स है। तो वहां पे बहुत सारी जगह हो सकती है हिमाचल प्रदेश में जहां पे रग्ड ग्लेशियर्स होंगे। वहां पे बुक में ना, जिन्होंने भी ये राइटर्स ने बुक लिख रखी है, उन्होंने ना पूरा मेंशन करके अच्छा अच्छा लिखा हुआ था कि रग्ड स्टोन्स एंड ऐसे कुछ करके ग्लेशियर, और बताओ ये कौन सा ग्लेशियर है। और उन्होंने ना वही स्टेटमेंट उठा के पेपर में डाल दी, और नीचे लिख दिया बताओ ये कौन सा ग्लेशियर है। तो मतलब उनका लॉजिक कुछ नहीं जा रहा, उनको पता नहीं है, या तो वो जल्दी जल्दी में पेपर बनाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो वो लोग एज इट इज स्टेटमेंट, लॉजिक बन रहा है नहीं बन रहा है, उठा के डाल रहे हैं बस। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट बता रही हूँ, उसको वैसे की वैसी ही रट लो, पेपर में इनकरेक्ट करेक्ट में, या फिर आपके नॉर्मल फैक्चुअल में ऐसी ही आएगी। हिमाचल का अभी तक इतना ही वो है कि वो लोग कर देते हैं ऐसी कभी छोटी छोटी बचकानी हरकतें, पता नहीं क्यों कर देते हैं, आज तक समझ नहीं आया। हाँ मैं बता रही हूँ, एक बारी हम जहाँ से कोचिंग लेते थे ना, वो भी बेइज्जती करते थे यार, इतनी हंसी आती थी ना कि हिमाचल प्रदेश की क्यों बेइज्जती कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, टीचर्स डे कब मनाया जाता है, एचएस के पेपर में। आप बताओ ये क्वेश्चन, अब लगता है ये कि पूछने वाला क्वेश्चन है? नहीं नहीं नहीं, टीचर्स डे, हाँ। और मैं हम यार मैम कॉन्फिडेंस के लिए भी ठीक है, बट इतना मतलब ये क्वेश्चन पूछना नहीं है। हमारी तो बेइज्जती कर दी ना वहां पे जहां से हमने कोचिंग ली की। अब स्टेट्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 2-3 दिन पहले ही पेपर हुआ और अगले दिन आके बता रहे हैं कि इतने ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये 2018 की बात है। उससे पहले एचएस में ऐसे क्वेश्चन आते थे। हु इज इलेक्शन चीफ,
हाँ प्रोत्साहन, हाँ हाँ वही कि बिल्कुल ही बच्चे डिमोटिवेट ही ना हो जाए। बट मैं सच्ची बताऊं, कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि मनाते कब है टीचर्स डे। और ये नहीं है, कभी कभी हम जैसे वो हो जाते हैं ना अंडर प्रेशर, या मतलब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, भूल जाते हैं ऑप्शंस देख के यार। जैसे 14 नवंबर दे रखा है, 5 सितंबर, अब बच्चे कभी कभी ऐसे कंफ्यूज होते हैं यार, चिल्ड्रंस डे था, टीचर्स डे था, होते तो है, पता नहीं है कब है। तो कभी कभी जब बच्चों को डर लग जाता है पेपर देख के, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, शायद से वो उसी के लिए डाला हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये 2011 से पहले आता था, अब ऐसे पेपर में इजी इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही आ जाएंगे। आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े नॉर्मल आते हैं। बट हाँ वो ये कि बिल्कुल ही अब नहीं है, तो इनकरेक्ट करेक्ट में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। तो ध्यान रखना, कुछ भी पढ़ा रही हो तो उसको ऐसे समझ लो, अगर लग भी रहा है कि यार मैम क्या ही पढ़ा रही है, ये कोई पढ़ाने की चीज है, बट ये पढ़ाने की चीज है क्योंकि पेपर में आ रही है। तो शुगर बीट सीड, शुगर बीट सबको पता है क्या होती है? शुगर बीट, शुगर बीट, वो तो बीट रूट होता है चकुंदर। यार मेरे को ना इसको हिंदी में नहीं है, बीट रूट, हाँ बीट। मेरे ख्याल से यार शुगर बीट को भी यहाँ पे यही लिख रखा है, ये एक वो भी शुगर बीट को यहाँ पे बीट रूट ही बताया हुआ है यार, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, शुगर बीट के आगे भी यही लिख रखा है। पहले मैंने वो समझा था। हाँ वैरायटी हो सकती है, हाँ शुगर बीट की, क्योंकि बीट रूट तो यार हम लोग भी हमारे खेतों में उगाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली किन्नौर लिख रखा है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, बीट रूट की वैरायटी होगी शुगर बीट, यहाँ पे चकुंदर लिख रखा है। एक शकरगंद भी होती है उसको, हाँ और यार एक ना चंडीगढ़ में मिलता है, मेरे को लगता है वो है ये। अब शुगर बीट अभी के लिए वही रख लो इसको, बीट रूट। मैं भी इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि ये क्या है, क्या वैरायटी है, क्योंकि अभी नेट में तो शुगर बीट चकुंदर ही दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि किन्नौर ही हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसके सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो शायद से यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सीड्स की बात की जाएगी कि बीट रूट के जो सीड्स है वो कहाँ पे उगाए जाते हैं, किन्नौर में। तो जहां पे मैंने कहीं ओनली लिख रखा है, वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शुगर बीट के जो सीड की प्रोडक्शन है वो सिर्फ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है हिमाचल प्रदेश के, किन्नौर में, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका एग्रीकल्चर चैप्टर था। मेक श्योर कि आप इतना ही एग्रीकल्चर चैप्टर करो, इससे बाहर कहीं से भी नहीं पढ़ना है। अगर किसी को शौक चढ़ भी रखा है कि एक्स्ट्रा पढ़ना है, प्लीज मत पढ़ना, कंफ्यूज ही होगे। इसमें जो स्कीम्स है वो पढ़ो, अगर मेंस में आंसर आता है उतना ही लिख लोगे, वेल एंड गुड, सफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे इन सेक्टर से। ठीक है, तो इतना पढ़ो, प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है। और अपनी बुक्स के सोर्सेज ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं, लिमिटेड सोर्सेज रखो, उसी को ढंग से करो। ज्यादा बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक एक नोट्स, बस, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। अब मैंने ये जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, ध्यान से सुनना, बुक्स प्लस इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करके ही लिख रखा है, तो आप लोगों को दो अलग अलग चीजों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो नोट्स मैंने लिख रखे हैं इसी को पढ़ना एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, रिसेंटली जो है लाइफ स्टॉक का सेंसस हुआ है इंडिया लेवल पे, तो उसमें माना गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है वो 0.82% है। अगर हम इंडिया का 100% लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन मान ले सेंसस के अकॉर्डिंग, तो उसमें 0.82% जो स्टॉक लाइफ स्टॉक है वो आपके कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉलिटरी, पॉलिट्री की जो आपकी वो है सेंसस में माना गया है कि 0.16 मुर्गियां, इन सबको पॉलिट्री में गिनते हैं, तो 0.16 जो पॉपुलेशन है परसेंट है वो आपकी टोटल की 0.16 पॉलिट्री पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये डाटा तो रट लो। ठीक है, लाइफ स्टॉक सेंसस जो अभी 2019 में कंडक्ट हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश की लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन 0.82% है और पोल्ट्री की पॉपुलेशन 0.16% है। और जब हम कैटल पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया लेवल पे आपकी हिमाचल प्रदेश जो है वो 20th नंबर पे आती है। ठीक है, कैटल पॉपुलेशन में जो हिमाचल प्रदेश है वो 20th नंबर पे आती है इंडिया में, और पोल्ट्री की पॉपुलेशन के लिए 27th नंबर पे आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
20th नंबर पे कैटल पॉपुलेशन और 27th नंबर पे पोल्ट्री पॉपुलेशन। मिल्क प्रोडक्शन, हिमाचल प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन की बात बहुत अच्छे से की गई है, दिखा रखा है। अब लीटर लीटर ऊपर नीचे हो गया तो पता नहीं, बट यहाँ पे जो लिख रखा है डाटा ऐसे ही पूछ लेते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जो फ्रूट की प्रोडक्शन पूछी थी, फ्रूट की प्रोडक्शन डिजिट्स में पूछ रखी थी और कितने मेट्रिक टन इसकी प्रोडक्शन हुई है, और वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट में आई थी। तो एज इट इज डिजिट याद करना जरूरी हो गया, पहले नहीं होता था, बट अब जो है 2-3 साल से इकोनॉमिक सर्वे जो हो रहा है बहुत ही डीप में पूछ रहे हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन बताई जा रही है कि 2012 और 13 डेकेड पहले जो है वो 11.39 लाख थी, सिर्फ 11.39 लाख। अब जो बोला जा रहा है 2023-24 में 16.54 लाख टन हो गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीचे वाला नहीं याद रखना होगा, मत रखना, बट इस ईयर का अगर एस्टिमेटेड कुछ बता रखा है वो याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कितनी बताई जा रही है, 16.54 लाख टन। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से रैंक पे है आपकी कैटल की पॉपुलेशन के लिए, और पोल्ट्री। अच्छा ठीक है, अब हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश की जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट है टोटल इंडिया की। हाँ, अब ये 0.82 को अगर हम फिगर्स में देखें, कंपैरिजन करके कन्वर्ट करके, तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन नंबर में कितनी है, 44.13 लाख। 44.13 लाख अगर हम टोटल 100 लाख कंसीडर करके माने, तो आपकी 0.82% की अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो कितनी है, 44.13 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉलिट्री की हमने कितनी पढ़ी थी, 0.16%, और नंबर में वो कितना है, 13.42 लाख। ठीक है, जो लाइफ स्टॉक टोटल पॉपुलेशन है वो 44.13 लाख और पोल्ट्री पॉपुलेशन है 13.42 लाख। हिमाचल प्रदेश में 2 स्टेट ओन्ड हैचरीज है जहां पे आपकी मुर्गियों को प्रोडक्शन होती है, हैचरीज उनको बोलते हैं। तो आपकी वहां कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, सुंदरनगर एंड नाहन। सुंदरनगर एंड नाहन में जो है आपकी 2 स्टेट की रिलेटेड हैचरीज है। हमने ऊपर पढ़ा फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ है, 2 जगह स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जल्दी जल्दी। मशोबरा, हाँ हाँ हाँ, अभी अभी की क्लास में बताया, मेरे को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ, 2 स्टेट हैचरीज है वो सुंदरनगर एंड नाहन में है। कैटल फार्म लार्जेस्ट शेयर, सॉरी कैटल फॉर्म लार्जेस्ट शेयर, जितनी भी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में हम कैटल गिन लेते हैं, आपकी गोट्स आ गई, शिप्स आती, उन सब की बात की गई है, वो 44.13 लाख है। इसमें से माना जाता है जो सबसे ज्यादा शेयर है वो है कैटल्स का। केटल्स का शेयर सबसे ज्यादा है 18.28। ये मैंने ना दोबारा से राइट करके लिखा है क्योंकि ऊपर जो है वो थोड़ा सा गलत समझ डाटा नहीं हो गया, इरेज डबल राइटिंग हो गई थी। तो 18.28 ये क्या है आपकी कैटल्स। कैटल्स होती क्या है, जैसे काऊ होगी, बफलो होगी, है ना। हाँ, जो भी जिसको भी हम पालते हैं दूध के लिए या मीट भी कई लोग बोल देते हैं, तो इनके लिए जो इसको पालते हैं उसको बोलते हैं कैटल्स। तो कैटल्स जो है वो जो है हमारे लार्जेस्ट शेयर फॉर्म करती है, 44.13 लाख परसेंट में से जो है वो आपकी 18.28 लाख जो है वो सिर्फ कैटल्स ही है। मिल्क प्रोडक्शन हमने ऊपर पढ़ा, कितनी टन बताई मैंने अभी, थोड़ा सा भी डाटा थोड़ा थोड़ा याद, आगे की डिजिट भी याद हुआ उतना भी सफिशियंट है। हाँ, 16.54 लाख टन। अब इसमें से अगर हम इसको 100% मान के चल रहे हैं कि इस साल 100% ये है, तो इसमें से इस 100% में से आपकी काओ ने सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन की है। उस 100% में से अगर 16.54 लाख टन को मैं 100% मानूं, तो 70% जो है वो काओ की मिल्क प्रोडक्शन है, बफलो की आपकी 27% और 3% आपकी गोट की है। ये पॉइंट क्लियर हुआ।
हाँ, तो अगर मैं 16.54 लाख टन्स को 100% मान के चलूं तो आपके काओ ने सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन की है। कभी कभी ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं या डाटा पूछ लेंगे, तो ये याद रखना है, ठीक है। थोड़ा दिमाग से और इंटरेस्ट से पढ़ना, ताकि अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपको पेपर में आराम से ये अटेम्प्ट कर सकोगे क्वेश्चन, और पेपर जल्दबाजी में नहीं करना है। एटलीस्ट इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट, क्योंकि वहां पे एलिमिनेशन मेथड अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी करोगे तब भी आप मार्क्स गेन कर सकते हो अगर इकोनॉमिक सर्वे आया, ठीक है। जरूरी नहीं है आएगा, जरूरी है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट हमारे को पढ़ना है क्योंकि एचएएस में आया था, एलाइड में नहीं आया था। फिर एक टाइम एलाइड में इतने क्वेश्चंस डाल दिए थे इकोनॉमिक सर्वे की, एचएएस में एक भी नहीं आया था। तो अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, बट हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम पढ़ेंगे। वैसे भी हमारे एग्रीकल्चर का ये टॉपिक है, ये बुक से रिलेटेड, तो अपडेट करके तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शीप एंड वूल सेंटर हिमाचल प्रदेश में। शीप एंड वूल सेंटर जो है वो कहाँ पे है? चंबा में, छूरी जगह, CHOORA, चूरी। छूरी क्या है ये? हरलीन मैम बताएंगे। चूरी, चूड़ी, ठीक, ठीक है। हाँ, तो चूड़ी जो जगह है यहाँ पे शीप एंड वूल सेंटर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग प्रोडक्शन, अब हमने पढ़ा पोल्ट्री की पॉपुलेशन कितनी है लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग इन परसेंटेज। लाइक पोल्ट्री की पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग परसेंटेज में 0.16। हाँ, 0.16% लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो अगर एग आपकी पोल्ट्री पॉपुलेशन है, तो अगर उसमें एग प्रोडक्शन माने हम, तो एग की प्रोडक्शन जो है इस साल कितनी मानी गई है? कितनी? 11 लाख। प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन हमेशा याद कर लेना, मिल्क की प्रोडक्शन कितनी हुई, एग की प्रोडक्शन कितनी हुई, फ्रूट की प्रोडक्शन कितनी हुई, वेजिटेबल की प्रोडक्शन कितनी हुई, जरूरी है, ठीक है। तो ये एक ना कॉन्फिडेंस अलग सा ही आता है, ये जो बोलेगा ना कि भाई एचएस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे को तो ये भी पढ़ना पड़ता है कि वेजिटेबल्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है कि यार इतना फैक्चुअल है। और अच्छी बात है कि अगर हमारा एग्जाम क्लियर हो ना हो, लेकिन हमारे को नॉलेज जो है इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें ही बंदा जो है बड़ा ऐसे प्राउड सा फील करता है कि एटलीस्ट हम तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें देख के बच्चे डर जाते हैं कि यार क्या आएगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट से पढ़ोगे अच्छा लगेगा। तो एग प्रोडक्शन कितनी है? 11 लाख। तो ध्यान से देखना, अगर हम डेकेड पहले की बात करें तो 10.50 लाख थी, तो कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 10.50 लाख और 11 लाख में कितना ही फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात यही की जा रही है कि एक प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू कम है अगर हम देखी जाए, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने है वो पोल्ट्री के लिए स्कीम्स भी शुरू की है, ठीक है। क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं, मैक्सिमम जो आपके लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो अनएजुकेटेड लोग हैं बहुत टाइम के या एंसेस्टरली, वो अभी भी क्या कर रहे हैं? पोल्ट्री मुर्गियां पालते हैं और अंडे जो है बेचते हैं, ठीक है। तो उनके बढ़ाने के लिए और इसी डेटा को लेके जो है अब जो है गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है। जैसे बहुत सारी स्कीम शुरू की हुई है, हिम कुकुट स्कीम, बकरी पालन स्कीम गोट के लिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी ये डिटेल में। तो आपको अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको इसको मेंस के लिए कैसे यूज करना है, कि गवर्नमेंट जो है वो अगर देखा जाए तो एग्स की प्रोडक्शन जो है इतनी कम है, अगर हम डेकेडल रेट से देखें 2011 के कंपैरिजन में इस साल के देखें तो इतनी ज्यादा कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर हम लाइफ स्टॉक देखें उसके कंपैरिजन में देखें तो मिल्क प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसको सुधारने के लिए स्टेप्स लिए हैं और गवर्नमेंट इसमें स्टेप्स ले रही है ताकि हमारी कंट्री, हमारी स्टेट की जो है एम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हुए। आप सभी को पता है हिमाचल जो है वो टॉप में है इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। किसी ने डाटा सुना है? ये रिसेंट डाटा है ये। हाँ, हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे टॉप पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट सबको तो नौकरियां नहीं दे सकती यार, है ना। तो सबको अपने अपने स्कीम्स दे रही है गवर्नमेंट, छोटी स्कीम्स दे रही है, बट गवर्नमेंट एटलीस्ट ट्राई कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने की। अब ये बकरी भेड़ पालन बकरी स्कीम, गोट के लिए स्कीम्स, तो छोटे लेवल पे भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि एटलीस्ट किसी के पास कोई साधन तो हो, भूखा ना मरे, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, तो एग प्रोडक्शन के लिए भी लिए हैं। तो आप वहां पे ये अगर आंसर आता है तो आप ऐसे डाटा यूज कर सकते हो, ये वाला। मीट प्रोडक्शन,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये मीट प्रोडक्शन डिक्रीज लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं इसको टैली कर रही थी आपके इकोनॉमिक सर्वे से, तो वहां पे 2 पेजेस पे अलग अलग स्टेटमेंट थी। ग्राफ में इसको इंक्रीज में दिखाया हुआ था और जब लाइंस में लिख रखा था उसको डिक्रीज में दिखाया था। तो यहाँ पे एक ग्राफ और डिजिट्स मैंने नहीं लिखी है क्योंकि ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। बस आपने इतना याद रखना है कि मीट की प्रोडक्शन जो हुई है वो आपकी डिक्रीज हुई है। एग की प्रोडक्शन थोड़ी इंक्रीज हुई है लेकिन इंक्रीज हुई है। मीट की प्रोडक्शन जो है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। बस इतना सा पॉइंट याद कर लो अगर पेपर में इनकेस आ गया तो। क्लियर। अब लाइफ स्टॉक सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो आपका कितना कंट्रीब्यूट करती है। कल भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम अलाइड और की बात करते कि क्रॉप सेक्टर जो है वो आपके टोटल जीएसवी को कितना देती है और एग्रीकल्चर एंड अलाइड को कितना देती है। ये कंसेप्ट आप सभी को समझ आया था, मैंने दो तरीके से समझाया था। एक तो हमने समझा था कि टोटल स्टेट की वैल्यू एडिड देख रहे हैं हम उसमें कितना है। एक जब हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 100% मान के चल रहे हैं तब उसका जीएसवी है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैसे हम हर सेक्टर्स का पढ़ेंगे, हम एनिमल हस्बेंड्री का पढ़ेंगे, लाइफ स्टॉक का पढ़ेंगे, फिशरीज का पढ़ेंगे। तो याद रखना है यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है कि लाइफ स्टॉक जो सेक्टर है वो अगर हम टोटल जीएसवीए की बात करें, टोटल अगर स्टेट की टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिड की बात करें वो आपका कितना दे रहा है, 1.31%। मतलब लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो पूरे आपके स्टेट की ग्रॉस वैल्यू एडिड में कितना ऐड कर रहा है, 1.31%। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात करें तो वो आपके दे रहा है 10%। ठीक है, अगर मैं जीएसवीए को 100% मान के चल रही हूँ स्टेट के तो उसमें से वो 1.31% जो कम है। अगर हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड के 100% मान के चल रहे हैं तो वो दे रहा है 10%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी आउटपुट जो है वो मानी जाती है, इस साल एस्टिमेट लगाई जा रही है। आउटपुट मतलब कि कितना पैसा इससे आएगा, तो माना जा रहा है कि इस साल जो है हमको एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर से जो है वो हमको कितना पैसा आएगा, 6,979 करोड़। 6,979 करोड़ जो है वो पैसा आएगा। और एक बात और कि हमको जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ग्रोथ मिली है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। बिकॉज जब कोरोना का टाइम था उसके बाद का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें हमने हर चीज जो थी डिक्रीज 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 में ही देखी थी, बहुत कम था ऐसी चीजें जो इंक्रीज की तरफ थी। तो अब जो है ग्रोथ के क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखना लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कितनी ग्रोथ, 4.1। 4.1 पिछले साल से। हाँ जी। हाँ हाँ, रुको मैं देख रही हूँ, ये इसी में ही है ये। यहाँ पे हाँ, वहां पे 9.1 था ना। वो देखो एग्रीकल्चर। हाँ, 2 मिनट। एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो यहाँ पे लिख रखा है ये सिर्फ मैंने एग्रीकल्चर और एलाइड का अगर हम 100% कंसीडर करके चल रहे हैं तो उसमें लाइफ स्टॉक का कितना पार्ट है, 9.6% कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, और जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये ग्रोथ बता रही हूँ कि टोटल अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो ये सब सेक्टर्स है इसके लाइफ स्टॉक। इसने जो है वो कितनी ग्रोथ की है, 4.1। ये मतलब पिछले साल से जितनी भी आपकी लाइफ स्टॉक ने आपकी वैल्यू दी थी, जैसे हमने पढ़ा 6,786 समथिंग करोड़ जो है ये दे रहा है। तो पिछले साल से ये 4.1% ग्रो किया है। मैंने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको लास्ट 2-3 साल के डाटा रखने की जरूरत याद रखने की जरूरत नहीं है। तो रिसेंट ही याद रखना है। समझ आया। हाँ, तो अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड बोला है, तो इसको 100% मान के चलो। ये सब सेक्टर हुआ ना टोटल स्टेट जीएसवीए का। अब जीएसवी अगर मैं पूरी ग्रॉस वैल्यू एडिड देख रही हूँ स्टेट की तो उसमें तो इंडस्ट्रीज भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा। तो उसमें से ही एक सब सेक्टर हुआ एग्रीकल्चर। तो अगर मैं इसको 100% मान के चल रही हूँ तब लाइफ स्टॉक जो है वो 1.3% कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके सब सेक्टर एलाइड की बात कर रही हूँ, इसका 100% मान के चल रही हूँ, तब लाइफ स्टॉक जो है वो 9.6% कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम आई क्लियर। हाँ जी। अभी का अभी रिसेंटली कितना बताया, रुको मेरे को चेक।
1.31। हाँ जी, रुको, पेज पे आने दो यार। हाँ जी, पूछो पूछो। नहीं नहीं, कोई नहीं, पूछो, ठीक है। हम्म। हाँ रुको, हाँ लो। पेज नंबर 84 को वेट करो। 84 एग्रीकल्चर ना। हम्म। ये लाइफ स्टॉक। हाँ हाँ। GSVA। और ये वाला अभी इसको याद रखना, मेरे को बताना, ठीक है। ये वाला GSVA हो गया आपका 1.31%। और हमने जो नोट्स में लिख रखा है 1.31 टोटल GSVA। और ऊपर ऊपर कोई चेंज हुआ है क्या? 10% कहाँ लिखा है मैंने? नोट्स में बोल रहे हो, नोट्स में? ये 10% ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो टोटल GSVA कर रहा है 1.31। 10% ऑफ एग्रीकल्चर, ये फिर गलत लिख हो गया होगा। एक बारी मेरे को रुक जाओ, देखने दो, लाइफ स्टॉक में भी एक बारी चेक करने दो। कई बारी इकोनॉमिक सर्वे में जैसे मैंने अभी बताया ना कि गलती कर रखी है। तो बहुत सारी, आप भी आप देखोगे ना तो बहुत सारी मिलेगी अभी आपको। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री प्रणाली में ये एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। बहुत सारी गलतियां हैं इसमें इकोनॉमिक सर्वे में। एक मैंने मीट प्रोडक्शन वाला आपको छुड़वा दिया ना, इसलिए छुड़वाया वो। हाँ हाँ, मैंने बोला ना आपको, हिमाचल प्रदेश वाले पता नहीं सौ सौ के पेपर ये बनाते हैं। और देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, सबसे बड़ी बात है। बहुत, हम भी कभी कभी इतने वो, ये इसको ठीक कर लो यार, पहले 10% को ठीक कर लो। एक बारी यहाँ पे एरो लगा के लिख लो, मैं फिर भी चेक कर लूंगी, कहीं ये ना हो कि जो हमने पढ़ा है। हाँ, इसको मतलब गोला सा लगा दो। मैं बोल रही हूँ आपको, मैंने तभी बोला था कि पेपर के फॉर्म जो है वो जल्दी जल्दी भर लो। गवर्नमेंट की साइटें इतनी स्लो है ना, इनको एक्सटेंड करनी पड़ती है डेट, साइटें नहीं चलती। ऑनलाइन करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन करेंगे, डिजिटाइज कर दिया है, बट जब ऑनलाइन पेपर भरने लगो तो चलनी नहीं साइट। ठीक है। अब मैम मेरे को तो नहीं लगता है, और ये ना मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कभी मतलब अगर हमने ये उस पे यूट्यूब पे डाला तो मेरे ऊपर वो ही ना उठने लग जाए। क्योंकि जो है ना, अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, ये लोग ना बच्चों को ऐसे ही वो करने के लिए, ताकि बच्चे जो है ऑफेंड ना हो। ठीक है, इन सब चीजों के लिए ये लोग जो है ना, टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है अभी पक्की नहीं है, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर 30 जून को होगा। ठीक है, बट ये भी है कि इलेक्शन टाइम है, अगर कुछ हो गया इधर उधर तो भाई सरकार का कुछ नहीं पता। जैसे आपको पता ही है, सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अभी तक नहीं बना है। कब से लगे हुए हैं बोलने, हमने पता नहीं कितने पेपर भरे हैं। सब इंस्पेक्टर, जब मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था ना 2-3 साल पहले, तब मेरी एज थी। सोचो वो फॉर्म अभी तक आया नहीं, और मेरी एज भी मतलब मैं 25 के ऊपर हो चुकी हूँ, मैं दे नहीं सकती वो पेपर। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने वही कमीशन ही हटा दी। चलो वो तो अच्छे पर्पस के लिए हटाई, बट अगर हटाई थी तो बनानी भी जरूरी थी यार, बच्चों के पेपर फंस रखे हैं। हाँ, हटा। हाँ, चल, आ जाए जो मर्जी सरकार है, ना बीजेपी कुछ कर रही है ना कांग्रेस कुछ कर रही है। तो पता नहीं है क्या होएगा, पर चलो जो भी है पढ़ लो, आप लोग पढ़ ही जाओ, पेपर होगा तो क्लियर हो जाएगा, वरना पढ़ने में कुछ नहीं जाता। नॉलेज गेन करो, जब होगा, लक होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम भी यही सोच के चलते हैं कि लक होगा तो क्लियर हो जाएगा।
वरना नॉलेज तो गेन कर ही रहे हो, है ना। तो ये वाला सही कर लेना। आउटपुट देख लो 6,979 करोड़। एई मैंने लिख रखा है, मैं समझा चुकी हूँ। इसका मतलब है एडवांस एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट जो है अंदाजा लगा रही है। अब अंदाजा लगा रही है, जरूरी नहीं है कि इतना ही बिल्कुल एग्जैक्ट ही रहेगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर इकोनॉमिक सर्वे में एई लिख रखा है तो यही लर्न करना है, क्योंकि पेपर में आएंगे। मैं आप लोगों को कल भी मैंने बोला था, सॉरी, मैं आज शेयर करती हूँ आप लोगों को पिछले प्रीवियस ईयर, अगर किसी ने देख रखे हैं तो ठीक है, वरना मैं आज शेयर कर दूंगी आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन। ध्यान से देखो, शिप ब्रीडिंग फार्म्स, हिमाचल प्रदेश में दो आप इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे, शिप ब्रीडिंग फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म और अंगोरा रैबिट फार्म। ये सारे याद करने बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में 5 शिप ब्रीडिंग फार्म्स है, शीप ब्रीडिंग फार्म्स है। पहला है जियोरी में, जो कि आपके शिमला में है। दूसरा है ताल में, जो आपका हमीरपुर में है। तीसरा है करछम में, जो आपका किन्नौर में है। चौथा सरोल, जो आपका चंबा में है। और फिफ्थ नागवेन, आपका मंडी। तो 5 शिप ब्रीडिंग फार्म है वो, जियोरी, ताल, करछम, सरोल एंड नागवेन। ऐसे ही एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स उठा के पूछ लेते हैं, या तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे सामने कि ये वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये कंपेयर करो, या ऐसी इनकरेक्ट करेक्ट में पूछ लेंगे कि कितनी शिप ब्रीडिंग फार्म्स है, या ये कैटल ब्रीडिंग फार्म्स के साथ भी कंपेयर कर देते हैं। तो अभी कैटल ब्रीडिंग फार्म्स भी साथ ही देख लेते हैं कौन कौन सी है। नीचे देखो, पालमपुर, कोठीपुरा, बगथान, खामंड और भगरोटू। ये जो पांचों है ये आपके कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है, और जो ये ऊपर वाले हैं ये शीप ब्रीडिंग फार्म्स है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बारी पेपर में आ रखे हैं। अब जो जियोरी, ताल और करछम था आपके इकोनॉमिक सर्वे में, इस साल सिर्फ इन तीनों के बारे में मेंशन कर रखा है, तो ये मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं बुक से। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो ऐसे नहीं कि कंफ्यूज होना है कि वहां पे मेंशन है, मैंने अपडेट करके लिख रखा है। तो 5 आपके है शिप ब्रीडिंग फार्म और 5 ही आपके है कैटल ब्रीडिंग फार्म। डिस्ट्रिक्ट्स याद कर लेना, जैसे खमंड जो है मंडी में है, भगतान सिरमौर में है, ये याद कर लेना। जो मेन मेन जगह है, पालमपुर जैसे नॉर्मल है, याद रहेगी। ठीक है, भगरोटू, खामंड, भगतान, ये याद कर लेना, क्योंकि इनकरेक्ट करेक्ट में ना स्टेटमेंट के खमंड को सिरमौर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो कैटल ब्रीडिंग फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अंगोरा रैबिट फार्म, अंगोरा जो है वो रैबिट की ब्रीड है, और इसकी जो वूल है, मतलब इसके जो फर है उससे भी वूल बनती है। एक तो आपको पता है शीप से वूल मिलती है, एक रैबिट से भी वूल मिलती है। हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, शीप एंड वूल सेंटर जो है वो कहां पे है, यार मैं इतना बुरा पढ़ा रही हूँ मैंने। हाँ, इतना बुरा तो नहीं पढ़ा रही मैं तो ना, पूरे ऐसे मतलब वो नहीं बोलते, जैसे मेरी मम्मी मेरे को बोलता है कि तूने इतनी जो जान क्यों लगाई होती है पढ़ाने में, तेरी आवाज बाहर बाहर तक आ रही होती है। मेरे को ऐसा लगता है इतनी एनर्जी डालती है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं यार क्यों ही पढ़ा रही है मैम। हाँ ठीक है, चूरी। अभी मैं बहुत सारे स्टेशन पढ़ाने वाली हूँ, याद रखना, और मेरे को आंसर चाहिए साथ के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनो। हाउस सॉरी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, 2 स्टेटमेंट्स दी गई है। अब कंफ्यूज होते हैं बच्चे और इसको करके आते हैं गलत। याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन, याक ब्रीडिंग फार्म, दो अलग अलग चीजें हैं। ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं जहां पे इनको क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग कराई जाती है याक को आगे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, और दूसरा है जहां पे इनकी रिसर्च की जाती है कि कैसे कैसे हम किस चीजों को हाइब्रिड करा के, क्रॉस ब्रीड करा के इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए। तो याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन जो है वो सांगला में है। सांगला कहाँ है, सांगला वैली, नहीं नहीं नहीं, किन्नौर, लाहौल स्पीति में नहीं है, सांगला वैली किन्नौर में है। ठीक है, सांगला जो है सांगला वैली जो है वो किन्नौर में, यहाँ पे जो है वो रिसर्च ब्रीडिंग स्टेशन है याक का। और याक ब्रीडिंग फार्म जो है वो है लारी, लाहौल स्पीति में। और हाउस ब्रीडिंग फार्म भी लारी, लाहौल स्पीति में। तो हाउस ब्रीडिंग, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, सॉरी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म और याक ब्रीडिंग फार्म, ये जो दोनों है कहाँ है, लारी, लाहौल स्पीति में।
और ब्रीडिंग फार्म जो है वो याक का वो है सांगला वैली किन्नौर में। ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आया था रिसर्च स्टेशन, और वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट में लारी भी डाल रखा था, सांगला भी डाल रखा था। तो बच्चे करके आए लारी और आंसर था सांगला। ठीक है, तो जब ऐसी कोई छोटी छोटी चीज दिखे वो ध्यान से करनी है, क्योंकि यही चीजें जो कंफ्यूज करती है और हमारे को ऐसा लगता है कि यार हमने पढ़ी थी क्यों गलत करे आए। ठीक है, तो हाउस हॉर्स ब्रीडिंग फार्म और याक ब्रीडिंग फार्म हो गया आपका लारी, लाहौल एंड स्पीति में है जो, और ब्रीडिंग स्टेशन रिसर्च स्टेशन है जो याक का वो है आपके सांगला वैली किन्नौर में। हाँ, नेक्स्ट अंगोरा रैबिट फार्म। जो अंगोरा रैबिट है इसके फार्म जो है वो आपके दो ही जगह है हिमाचल में, एक है कांगड़ा में खंडवरी, खांडवरी खंडवरी क्या से प्रोनाउंस करेंगे इसको, कंडवाड़ी। अब देखो अब कंडवाड़ी हो गया, ठीक है, तो ठीक है, कंडवाड़ी हो गया कांगड़ा में, और नगवैन नागवैन हो गया मंडी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो कांगड़ा खंडवारी और नागवेन मंडी। ठीक है, अब वूल की प्रोडक्शन इस साल बताई जा रही है, एस्टिमेट लगाई जा रही है, कितनी होगी, 1500 टन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 1500 टन्स जो होगी इस साल वूल की प्रोडक्शन जो है वो बताई जा रही है। अब वन राम सेंटर जो है वो कहाँ है, मंडी नागवेन। अब ध्यान सुनना है, शीप की ही ये फॉर्म, शीप की ही एक प्रजाति है रैम, लेकिन इसके लिए मैंने अलग से लिख रखा है कि जो रैम सेंटर है वो नगवैन मंडी में, बिकॉज जहां जहां कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग प्रजातियों के लिए कोई चीज मेंशन कर रखी है वो हमारे को एज इट इज ही याद करनी है, बिल्कुल ही पर्टिकुलर पूछ रहे हैं। तो नगवैन मंडी में एक तो अंगोरा रैबिट फार्म भी है और साथ में वन रैम सेंटर भी है। वूल की प्रोडक्शन हमने पढ़ ली, मिल्क की प्रोडक्शन कितनी थी, अगर थोड़ा थोड़ा किसी को याद हो। 16.54 लाख। हाँ, इतना सा याद रह जाए ना, बार बार रिपीट करोगे याद रह जाएगा। क्लियर। कैटल ब्रीडिंग फार्म और शीप ब्रीडिंग फार्म रट लेना कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, जैसे मर्जी। किसी को ट्रिक बनाने की है कोई इसमें तो ट्रिक बना के भी कर लो याद, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 5 इसके हो गए 5 शीप के हो गए, तो याद रखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कीम्स, स्कीम्स फॉर लाइफ स्टॉक ओनर्स। अभी क्लास का टाइम तो नहीं हुआ ना? अच्छा रुदाली मैम तो टाइम देख रहे हैं, 2 मिनट बचे हैं। अभी कल कंटिन्यू करेंगे इसको स्कीम्स को ना, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा फिर जितना मैं करा रही हूँ एटलीस्ट। हाँ जी, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पालमपुर, एक कोठीपुरा, ये बिलासपुर में है। भगथान ये सिरमौर में है। खमंड ये मंडी में है, कामंड खमंड। अब अपनी अपनी लोकल कमांद, हाँ लोकल लैंग्वेजेस में कमांद। और भगरोंटू ये क्या हुआ फिर, भंगरोंटू भगरोटू ये मंडी। हाँ, जो जो लोकल मतलब जो जो यहाँ के एरिया के हैं वो मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया से करेक्ट करो, क्योंकि मेरे को भी सर डांटते रहते हैं कि मैम आप ये वर्ड ही अलग बोल देते हो। मैं कहा जिसको जिसकी प्रोनाउंसिएशन वो समझ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन। हाँ जी। अच्छा, प्रोजेनी टेस्टिंग जर्सी प्रोग्राम, हाँ एक जर्सी प्रोग्राम भी, जर्सी बताए सबको क्या है, जर्सी क्या है, जर्सी किसकी ब्रीड है, हाँ जर्सी, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है मिल्क की, माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो इसके टेस्टिंग के लिए प्रोग्राम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, कांगड़ा में। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में लाइन मेंशन्ड है, एज सच आपके जो बुक्स है उसमें भी मेंशन्ड है। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक सर्वे ऐसे ही हम पढ़ेंगे और ऐसे ही आपका लर्न भी हो जाएगा, मेन मेन पढ़ेंगे, बाकी एजुकेशन वगैरह है वो अलग से जब हम क्लास लेंगे इकोनॉमिक सर्वे की बची हुई की तब कर लेंगे। तो मेरा मोटिव यही था कि अगर अलग से इकोनॉमिक सर्वे कराने के बजाय जो जो हम साथ में क्लासेस में हमारे टॉपिक्स है उसी के साथ मिक्स करके पढ़ा देंगे तो ज्यादा ईजी आपके लिए भी रहेगा। अब लिखो करंट अफेयर्स आज के। कल मैंने पढ़ाया था सितवे पोर्ट,
कौन सी कंट्री का है? ठीक है। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप इस साल कहाँ कंडक्ट हो रही है? ठीक है। इग्ला, SIGLAS कहाँ से हमने वो इंपोर्ट कराई है? कौन सी कंट्री की? हाँ ठीक है, रशिया, रशिया की। और क्या किया था हमने? छबार पोर्ट जो है वो कौन सी कंट्री का है? कौन सा वाला, इग्ला वाला? कौन सा? अच्छा, ये कल वाले ही, मैं कल वाले ही पूछ रही हूँ मैम। हाँ हाँ हाँ, अभी आज वाले, कल वाले रिवाइज करे। छबार पोर्ट ईरान का है, और छबार पोर्ट और सितवे पोर्ट दोनों को कौन ऑपरेट करने की कर रहा है इस टाइम? हाँ, इंडिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना है।